हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में निंग के स्टेप डैड उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड से 88,000 युआन नहीं लेकर आओगी तो मैं तुम्हारी शादी वहाँ पर नहीं होने दूंगा। निंग बोलती है, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। स्टेप डैड बोलते हैं, मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किलों से बड़ा किया है। निंग बोलने लग जाती है, आज तक मैं अपनी स्कूल की फीस भी खुद भरती हुई आई हूँ, यहाँ तक कि खाने के पैसे भी मैंने खुद कूड़ा इकट्ठा कर कर जमा किए थे। उसकी मॉम बोलने लग जाती है, तुम्हें अपने स्टेप फादर की बात सुननी चाहिए। तुम्हारे डैड तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। लेकिन निंग बोल रही है, आप अपनी बेटी को छोड़कर इस आदमी का साथ दे रही हैं। क्या मैं आपकी बेटी हूँ भी या नहीं? और जिस आदमी का आप साथ दे रही हैं, क्या आपको मालूम है एक दिन वो मेरे रूम में आ गया था और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। स्टेपडैड को लगता है अब उसकी पोल पट्टी खुलने वाली है, इसलिए वो निंग को चाटा लगाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर जियांग आ जाता है और उनका हाथ रोक लेता है, जिसके बाद डैड निंग को वॉर्न करते हैं, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। उनके जाने के बाद डॉक्टर जियांग निंग से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? निंग हाँ बोल देती है। तो डॉक्टर जियांग भी अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इसके बाद निंग अपने बॉयफ्रेंड फेंग के ऑफिस में आ जाती है। वो भी वहाँ पर डॉक्टर ही होता है। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करती है, वो देखती है उसका आशिक तो किसी और के साथ आशिकी लड़ा रहा है। निंग को देखकर फेंग तो उस नर्स को जल्दी से वहाँ से भेज देता है। निंग उसे पूछने लग जाती है, तुम क्या कर रहे थे? वो बोलता है, देखा नहीं तुमने, मैं नर्स की हेल्प कर रहा था। वो ना उसकी आँख में कुछ चला गया था, मैं उसी को ही साफ कर रहा था। निंग बोलती है, क्या तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? वो भी इतना बड़े वाला। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे दिख नहीं रहा या समझ नहीं आ रहा। फैंग को समझ आ जाता है अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो भी उस पर भड़कने लग जाता है। तुमने खुद को तो कभी मुझे हाथ नहीं लगाने दिया, तो ऑफ कोर्स मैं किसी और लड़की के पास तो जाऊंगा ही ना। तुम्हारी फैमिली मुझसे 88,000 युआन चाहती है ना, मैं तो तुम्हें चवन्नी भी नहीं दूंगा। मैं देखता हूँ मेरे अलावा तुम जैसी लड़की से और कौन शादी करता है। ये सुनकर निंग रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो एक आंट से बात कर रही होती है। वो बोल रही होती है, इस बार मैंने तुम्हारे लिए जो ब्लाइंड डेट सेट की है वो भी एक डॉक्टर है और तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से तो लाख गुना अच्छा है। ये सुनकर निंग उसे थैंक्स बोलती है और जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर आती है तो देखती है सामने डॉक्टर जियांग होता है। निंग उसके पास आकर पूछती है, क्या तुम भी यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आए हो? डॉक्टर जियांग के हाँ कहने पर वो उसके सामने बैठ जाती है और वो डॉक्टर जियांग से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाती है, लेकिन वो तो चाय उठाकर पीने लग जाता है। जिसके बाद वो अपना हाथ पीछे कर लेती है और खुद को इंट्रोड्यूस कराती है, मैं मिडिल स्कूल में टीचर थी और मंथ का 88,000 युआन आसानी से कमा लेती हूँ। मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली है, उनकी एक नई फैमिली है और उनका अपना एक बेटा भी है। ये सुनकर जियांग को हॉस्पिटल का फ्लैशबैक याद आ जाता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे होते हैं, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मुझे 88,000 युआन ला कर देने होंगे। निंग बोलती है, अगर तुम रेंट पर रहते हो शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ सारा खर्चा अदा कर लूंगी। इवन अगर तुम्हारे ऊपर कोई लोन की किस्तें चल रही है तो वो पे करने में भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मुझे मालूम है हम पहली बार मिले हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में हम दोनों का टाइम वेस्ट ना हो। डॉक्टर जियांग बोलता है, तुम सही बोल रही हो। निंग बोलती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या हम दोनों चलकर शादी कर सकते हैं? डॉक्टर जियांग बोलता है, मुझे अपने कलीग की एक्स गर्लफ्रेंड से शादी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर आज के बाद तुम उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखोगी। वो बोलती है, मैं तो उससे ब्रेकअप कर चुकी हूँ। अभी डॉक्टर जियांग की नजर बाहर से आ रही एक लड़की पर पड़ती है। उसे याद आता है उसकी मॉम ने उसे कॉल कर कर कहा था उसकी ब्लाइंड डेट के लिए भी फैमिली की डॉटर उससे मिलने के लिए आ रही है। ये याद कर कर वो जल्दी से निंग को बोलता है, चलो हम शादी करने चलते हैं। वो निंग को लेकर बाहर निकल जाता है और तभी ली अंदर आ जाती है। अंदर आते ही वो जियांग को ढूंढते हुए बोलने लग जाती है, वो कहाँ पर गया? नेक्स्ट सीन में वो दोनों सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर जियांग उसे बोलता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। निंग बोलती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। डॉक्टर जियांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी निंग उसे रोक कर बोलती है, शादी के बाद मेरा अपने घर में रहना ठीक नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट हो सकती हूँ? डॉक्टर जियांग सोचने लग जाता है, अच्छा तो इसने इसलिए शादी की थी ताकि इसको घर मिल सके। जिसके बाद वो किस निकाल कर निंग को दे देता है और एड्रेस बताते हुए बोलता है, मैं पासवर्ड तुम्हारे फोन पर सेंड कर दूंगा।
इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो साइड मिरर से निंग को देख रहा होता है और उसे हॉस्पिटल का वो सीन याद आ जाता है जब जाते हुए उसने फैंग और निंग की सारी बातें सुन ली होती हैं और फैंग ने उसे कहा था कि मैं भी देखता हूँ तुमसे कौन शादी करेगा। इसके बाद निंग अपने स्कूल के ऑफिस में बैठी हुई होती है। तभी उसकी फ्रेंड थोंग उसके पास आ जाती है। तुम्हारी शादी हो गई है तो अब मुझे तुम अपने पति से कब मिलवा रही हो? वो उसे कोई जवाब दे पाती उससे पहले उसे अपनी आंट की कॉल आ जाती है। आंट बोलती है अगर तुम्हें ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना था तो तुम पहले ही बता देती ना, उस लड़के का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। निंग बताने की कोशिश करती है कि मेरी तो उससे शादी भी हो गई है, लेकिन आंट बोलती है वो लड़का तो तुम्हारा इंतजार करने के बाद वहाँ से चला गया था। इसके बाद डॉक्टर जियांग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसका जूनियर उसे बताता है एक रिच लेडी तुम्हें ढूंढ रही थी और बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। क्या वो आपके पेशेंट की कोई फैमिली है? ये सुनकर डॉक्टर जियांग सोचने लग जाता है आखिरकार मुझसे कौन मिलने के लिए आ सकता है, और वो अपने जूनियर को बोलता है मैं खुद हैंडल कर लूंगा। जैसे ही उसका जूनियर वहाँ से जाता है उसकी मदर गुस्से में उसके सामने आ जाती है। मिस ली 10 मिनट लेट क्या आ गई तो तुम इंतजार भी नहीं कर पाए? लेकिन अपनी मॉम का गुस्सा दूर करने के लिए डॉक्टर जियांग बोलता है मैंने तो शादी कर ली है मॉम। लेकिन उसकी मॉम को जरा भी यकीन नहीं आता तो डॉक्टर जियांग उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर दिखा देता है। सर्टिफिकेट देखकर मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, लेकिन फिर बोलती है जरूर ये सर्टिफिकेट भी फेक होगा। तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? जियांग बोलता है अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मॉम आप मेरे घर पर आकर देख सकती हो। आज ही मेरी वाइफ घर में शिफ्ट हुई है। इधर निंग घर जाते हुए सोच रही होती है कि डॉक्टर जियांग को इस बारे में पता होगा कि वो उसकी ब्लाइंड डेट नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब मुझे भी उसे कुछ नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद जैसे ही वो अपने घर के अंदर एंटर करती है उसके स्टेप डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। अगर तुम 88,000 युआन नहीं ला पाई तो वापस घर करने क्या आई हो? निंग उन्हें इग्नोर कर अपने कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन उसके स्टेप डैड को गुस्सा आ जाता है और वो निंग को हिट करने वाले थे। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और स्टेप डैड को रोक लेती है। वो बोलती है तुम इस पर हाथ कैसे उठा सकते हो, ये भी तो तुम्हारी बेटी है। लेकिन स्टेप डैड तो अपनी ही वाइफ से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन निंग तो उन दोनों को इग्नोर कर रूम में आ जाती है और अपना सामान पैक करने लग जाती है। तभी उसकी मॉम आकर उसे बोलती है तुम अपने स्टेप डैड से माफी मांग लो तो बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। निंग बोलती है मैं भी तो आपकी बेटी थी तो आप मेरी परवाह क्यों नहीं करती हो? वैसे भी अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मॉम बोलती है तुम कहाँ पर जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम हॉस्टल की फीस कितनी ज्यादा होती है? तुम्हें घर के लिए कुछ पैसे बचाने चाहिए। ये सुनकर निंग गुस्से से उन्हें देखने लग जाती है, जो देखकर मॉम भी चुप हो जाती है। जिसके बाद निंग अपनी मॉम को ख्याल रखने के लिए बोलकर वहाँ से बाहर आ जाती है। इसके बाद निंग अपने घर के बाहर बैठकर रोने लग जाती है। तभी उसे डॉक्टर जियांग की कॉल आ जाती है। वो बोलता है मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए रात को मेरी मॉम घर पर आएंगी। लेकिन जैसे ही वो निंग की आवाज सुनता है तो वो पूछने लग जाता है क्या तुम रो रही हो? निंग झूठ बोल देती है वो ना मुझे जुकाम हो गया है, मैं रो नहीं रही हूँ। इसके बाद डॉक्टर जियांग उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। निंग फोन काट देती है। तभी डॉक्टर जियांग का जूनियर उनके पास आता है और बताता है आपको एक मीटिंग अटेंड करनी है। डॉक्टर जियांग बोलता है मुझे किसी काम से जाना है, इसलिए मेरी जगह पर वो मीटिंग तुम अटेंड कर लो। इधर निंग घर पर कुकिंग कर रही होती है। तभी डॉक्टर जियांग की मॉम वहाँ पर आ जाती है। मॉम तो अपनी बहू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। मेरे बेटे को तुम जैसी अच्छी वाइफ कैसे मिल गई? निंग उन्हें रेस्ट करने का बोलकर वापस से किचन में लग जाती है। जिसके बाद जियांग की मॉम जाकर उन लोगों का रूम चेक करने लग जाती हैं, क्योंकि उन्हें डाउट था कहीं उनका बेटा उनके साथ कोई मजाक ना कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वो देखती है निंग का सारा सामान उनके बेटे के रूम में है तो वो सेटिस्फाई होकर बाहर आ जाती हैं। तक जियांग भी वापस आ चुका होता है। मॉम बोलती है तुम इतने ज्यादा सेंसिबल कब से हो गए? तुम्हारे पास इतना ज्यादा दिमाग कब से आ गया जो तुमने इतनी अच्छी वाइफ ढूंढ ली? तभी जियांग देखता है निंग ऊपर वाली शेल्फ से एक बाउल उतारने की कोशिश कर रही है तो वो जाकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। निंग मूव करना चाहती थी लेकिन वो बोलता है मेरी मॉम हम दोनों को देख रही है, इसलिए तुम थोड़ी देर ऐसे ही खड़ी रहो। जिसके बाद वो बाउल उतार कर निंग को दे देता है। अपनी मॉम से पूछने लग जाता है आप यहाँ पर क्या ताड़ रही हैं? मॉम तो स्माइल कर रही होती हैं। वो बोलती है कुछ भी नहीं, चलो जल्दी से हम चलकर खाना खा लेते हैं वरना खाना ठंडा हो जाएगा। इसके बाद तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन मॉम तो बार बार
निंग को कुछ न कुछ सर्व की जा रही होती है। इसके बाद वो एक कड़ा निकालती है और निंग को देती है। ये हमारा खानदानी कड़ा है और ये 2 मिलियन युआन का है। ये सुनकर निंग तो शॉक हो जाती है क्योंकि डॉक्टर जियांग ने किसी को भी नहीं बताया था कि वो रईस है। डॉक्टर जियांग जल्दी से बात को पलट देता है और बोलता है ये तो बस 200 युआन का है। मॉम को तो अपने बेटी की बातें समझ ही नहीं आ रही थी। वो अपने बेटे की पॉकेट से उसका कार्ड निकालती है जो कि मिस्टर जियांग का सैलरी कार्ड होता है। वो कार्ड वो अपनी बहू को दे देती है। हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से पति के सारे पैसे पत्नी के पास होते हैं, इसलिए आज के बाद तुम अपने पति के सैलरी कार्ड को अपने पास ही रखना। लेकिन निंग उस कार्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। लेकिन सासू मोम तो जबरदस्ती वो कार्ड अपनी बहू को दे देती है। उनका इतना ज्यादा प्यार देखकर निंग की आंखों से तो आंसू ही आ जाते हैं। ये देखकर सासू मोम तो अपने ही बेटी को डांटने लग जाती है। जरूर तुमने ही इसे कुछ कहा होगा, वरना ये रो क्यों रही है। निंग तो हंसने लग जाती है और बोलती है मॉम अब आपको खाना खाना चाहिए। डिनर के बाद वो लोग जियांग की मोम को नीचे छोड़ने के लिए आते हैं और उसके बाद वापस अपने घर के अंदर आ जाते हैं। निंग हॉल में खड़े होकर कुछ सोच रही होती है। तभी डॉक्टर जियांग बाथरूम में उसके सामने आ जाता है। उसे बाथरूम में देखने के बाद निंग तो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। निंग बोलती है मैंने देखा कि तुम्हारे घर में एक ही बेडरूम है, इसलिए मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगी। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और डॉक्टर जियांग सोचने लग जाता है अब मैं घर में अकेला नहीं रहता, इसलिए मुझे आगे से बाथरूम नहीं पहनना चाहिए। निंग जैसे ही स्टडी रूम में आती है दरवाजा बंद कर लेती है और याद करती है उसने अपना सारा सामान तो डॉक्टर जियांग के रूम में रख दिया था। जिसके बाद वो जल्दी से डॉक्टर जियांग के रूम की तरफ भागती है, लेकिन जल्दी में वो डॉक्टर जियांग के ऊपर ही गिर जाती है। वो जल्दी से उसके ऊपर से हटती है और डॉक्टर जियांग को बताती है मैंने सारी चीजें तुम्हारे रूम में रख दी थी ताकि तुम्हारी मोम को यकीन आ जाए कि हम दोनों साथ में हैं। और जल्दी से अपनी चीजें लेकर वहाँ से भाग जाती है। वापस स्टडी रूम में आने के बाद वो सोचती है हम दोनों साथ में ऐसे नहीं रह सकते। जिसके बाद वो एक पेपर पर कुछ लिखती है और डॉक्टर जियांग के पास लेकर आ जाती है। डॉक्टर जियांग पूछता है ये क्या है। वो बोलती है ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, इस तरह हम एक दूसरे के साथ फ्यूचर में कोऑपरेट कर पाएंगे। अगर तुम्हें इसमें कुछ एडिशन करना है तो कर सकते हो। डॉक्टर जियांग जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है उसमें लिखा होता है अगर फ्यूचर में वो किसी के प्यार में पड़ता है तो वो अपने पार्टनर को चूज कर सकता है। डॉक्टर जियांग उसे बोलता है पर ये तो चीटिंग होगी ना। वो बोलती है मुझे मालूम है ये चीटिंग है, पर हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी तो नहीं करते। अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाएगी तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। डॉक्टर जियांग पूछता है तुम्हारा क्या, अगर तुम्हें भी कोई फ्यूचर में पसंद आ गया तो क्या तुम भी मेरे साथ चीटिंग करोगी। निंग बोलती है मुझे चीटिंग करने वालों से सख्त नफरत है तो मैं खुद ऐसा काम क्यों करूंगी। ये सुनकर डॉक्टर जियांग उन पेपर पर साइन कर देता है। निंग पूछने लग जाती है क्या तुम इसमें कुछ और जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन डॉक्टर जियांग बोलता है तुमने जो भी लिखा था वो सही था, इसलिए और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग उठते ही ब्रेकफास्ट तैयार करती है और एक नोट टेबल पर रखकर अपने स्कूल चली जाती है। जैसे डॉक्टर जियांग वहाँ पर आता है वो ब्रेकफास्ट देखता है और सामने उसे वो नोट भी मिल जाता है। उस नोट में लिखा होता है कि मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है, स्पेशल डिश खाना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर कर बता सकते हो। ये पढ़ने के बाद वो सोचने लग जाता है ये लड़की तो मुझे अपने स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर रही है। ये सोचकर वो ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल में आता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है। उसका जूनियर उसे देखकर सोचता है कहीं आज मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया है, मेरा प्रोफेसर आज इतने अच्छे मूड में कैसे है। डॉक्टर जियांग जैसे ही नीचे आता है तो वो फेंग की बातें सुन लेता है जो कि अपनी मोम को बोल रहा होता है निंग बस मुझसे थोड़े टाइम के लिए नाराज हुई है, जैसे ही मैं उसे कोई महंगा तोहफा दूंगा तो वो भागी हुई मेरे पास चली आएगी, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये बात सुनकर डॉक्टर जियांग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फैंग जैसे ही डॉक्टर जियांग को देखता है तो अपने हाथ में पकड़ा हुआ सीक्रेट नीचे फेंक देता है। डॉक्टर जियांग बोलता है क्या तुम्हें नहीं मालूम हॉस्पिटल में स्मोकिंग करना मना है। फैंग उन्हें सॉरी बोलने लग जाता है। डॉक्टर जियांग वहाँ से जाने लगते हैं। फैंग बोलता है मैं आपको अपना आइडल मानता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। लेकिन तभी जियांग को उसकी कुछ देर पहले वाली बातें याद आ जाती हैं और वो गुस्से में बोलने लग जाता है न्यूरो सर्जरी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर कोई भी कुत्ता बिल्ली एंटर हो सके। अगर तुम्हें वहाँ पर एंटर होना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और पास में खड़ी नर्स फैंग पर हंसने लग जाती है।
तभी फैंग को उसकी सुपीरियर की कॉल आ जाती है जो उस पर गुस्सा करता है। जल्दी से मेरी हेल्प करने के लिए आओ। इधर हमें निंग को दिखाया जाता है जिसके एक स्टूडेंट को चोट लग गई होती है, इसलिए वो उसके साथ हॉस्पिटल में आई हुई होती है। लेकिन उस बच्चे की मदर मिसेस वैंग उस पर गुस्सा करने लग जाती है। तुम काफी ज्यादा लापरवाह हो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को चोट लग गई। तभी फैंग वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो देखता है कि निंग प्रॉब्लम में है तो वो उसे बोलने लग जाता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ पर तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। वो निंग का हाथ पकड़ने वाला था लेकिन निंग तो अपना हाथ छुड़वा लेती है। दूसरी तरफ डॉक्टर जियांग अपने जूनियर के साथ सर्जरी करने के बाद जा रहा होता है। तभी वो नर्सेस की बातें सुनता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कुछ लोगों की लड़ाई हो गई है। टीचर की वजह से एक स्टूडेंट को चोट लग गई और अब स्टूडेंट की फैमिली टीचर पर गुस्सा कर रही है। डॉक्टर जियांग इन बातों को इग्नोर कर जाने लगता है लेकिन जैसे ही वो सुनता है टीचर का नाम निंग है वो जल्दी से इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ भाग जाता है। इधर निंग मिसेस वैंग को समझाने की कोशिश कर रही होती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपका बेटा खुद ही क्लास से बाहर भागा था। लेकिन मिसेस वैंग बोलती है, बिना किसी वजह के मेरा बेटा क्लास से भला क्यों भागेगा? जरूर तुम क्लास में बच्चों को पनिश करती होगी, इसी वजह से मेरे बेटे ने ऐसा किया होगा। निंग बोलती है, मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट्स को पनिश नहीं किया है। लेकिन मिसेस वैंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और उसे चाटा लगाने लग जाती है। तभी डॉक्टर जियांग वहाँ पर आ जाते हैं और वो मिसेस वैंग को बोलते हैं, आप यहाँ पर हॉस्पिटल में इस तरीके से तमाशा नहीं कर सकती हो, आप चुपचाप रिपोर्ट्स का वेट कीजिए वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा और आपको यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। सभी लोग डॉक्टर जियांग को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर जियांग ने इससे पहले कभी भी किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं किया था। इसके बाद फैंग मिसेस वैंग और उसके बेटे को चेकअप के लिए अंदर लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद डॉक्टर जियांग निंग से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अभी वहाँ पर जूनियर डॉक्टर भी आ जाता है। वो बोलता है, आप इतनी तेजी में भागकर यहाँ पर क्यों आ गए थे? जैसे ही वो निंग को देखता है तो बोलता है, अच्छा तो आप इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए थे। पहले तो मुझे लगता था कि आप बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड हैं। उसके बाद वो निंग से हाथ मिलाकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है लेकिन डॉक्टर जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की बजाय जाकर प्रैक्टिस करो। डॉक्टर जियांग के जाने के बाद जूनियर बोलता है, मुझे अभी जल्दी है, मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। जिसके बाद वो भी डॉक्टर जियांग के पीछे चला जाता है और निंग तो ये सोचकर खुश होने लग जाती है कि डॉक्टर जियांग स्पेशली उसके लिए वहाँ पर आया था। इसके बाद वो डॉक्टर जियांग को थैंक यू का मैसेज करती है और वहाँ से जाने लगती है लेकिन फैंग उसे पकड़कर एक तरफ लेकर आ जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर जियांग जब सर्जरी करने के बाद बाहर आता है तो जूनियर उससे पूछता है, अब आप क्या करोगे? लेकिन जैसे ही वो निंग का मैसेज देखता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आज मैं सीधा घर जाऊंगा। ये सुनकर जूनियर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। आज डॉक्टर जियांग ओवर टाइम वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन डॉक्टर जियांग जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो वो अपनी वाइफ को फेंग के साथ देख लेता है। फेंग उसे पूछता है, क्या तुम मुझे अब मिस नहीं करती हो? वो बोलती है, हाँ मैं तुम्हें मिस करती हूँ। ये सुनकर डॉक्टर जियांग को तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये लड़की अभी भी इस फेंग से प्यार करती है और आगे की बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वापस से वो अपने जूनियर के पास आता है और बोलता है, आज मैं ओवर टाइम करूँगा। जूनियर बोलता है, पर अभी तो आप घर जा रहे थे ना? लेकिन डॉक्टर जियांग तो उस पर ही गुस्सा करने लग जाता है, तुम तो काम को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हो। इधर फैंग बोल रहा होता है, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ लेकिन अभी मेरी सैलरी कम है, इसलिए तुम थोड़ा इंतजार करो और मुझ पर गुस्सा मत करो। और जैसे ही वो उसके करीब आने लग जाता है तो निंग उसे चाटा मार देती है और बोलती है, पहले मुझे भी यही लगता था कि गिफ्ट बस एक फॉर्मेलिटी है लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन फैंग तो उसके साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं था और बोलती है, वैसे भी अब मेरी शादी हो गई है इसलिए मेरे पास वापस आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर फैंग को तो गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है लेकिन निंग तो उसे अच्छा खासा हिट कर देती है और उसे वॉर्न कर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो घर आती है तो सोचने लग जाती है, डॉक्टर जियांग अभी तक घर वापस नहीं आए। तभी उसे हॉस्पिटल का सीन याद आ जाता है, कैसे डॉक्टर जियांग ने उसकी हेल्प की थी और सोचने लग जाती है, मुझे भी डॉक्टर जियांग के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए।
जिसके बाद वो जल्दी से जाकर डिनर तैयार करने लग जाती है। जैसे ही डॉक्टर जियांग घर आते हैं, निंग उन्हें खाना खाने के लिए बोलने लग जाती है, लेकिन डॉक्टर जियांग उससे पूछने लग जाता है, क्या तुमने मुझसे शादी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को प्रोवोक करने के लिए की थी? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि वो अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए तुम ये सब छोड़ दो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन निंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और बोलती है, मुझे नहीं मालूम तुमने ये सारी बातें कहाँ से सुनी हैं, और मैंने तुमसे शादी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को प्रवोक करने के लिए नहीं की थी। मैंने फैंग से ब्रेकअप इसलिए नहीं किया था कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए, बल्कि मैंने उससे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि मैंने उसे चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था, और मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं कभी चीटिंग नहीं करूँगी और कभी भी उस फैंग के पास तो वापस नहीं जाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर फैंग को तो गिल्टी फील होने लग जाता है। जैसे ही वो अपने रूम में आती है और अपनी फ्रेंड को मैसेज कर पूछने लग जाती है, क्या मुझे प्यार हो गया है? दूसरी तरफ जियांग अपने रूम में जाता है तो उसे अपने जूनियर का मैसेज आता है जो उसे बता रहा होता है, मैंने आपको एक वीडियो सेंड की है, जिसे देखकर मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। एक्चुअली में हॉस्पिटल में फैंग ने निंग के साथ जो बदतमीजी करने की कोशिश की थी, ये वही वीडियो था। ये वीडियो देखकर सारा हॉस्पिटल हंस रहा है। डॉक्टर जियांग उस वीडियो को देखने के बाद निंग के पास आता है और निंग को बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, इसलिए मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम उसके पास वापस जाना चाहती हो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी निंग उसे आवाज देती है, लेकिन पैर स्लिप होने की वजह से वो उसे हक कर लेती है। जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है, वो जल्दी से दूर हटती है और बोलती है, गलती से हक हो गया था, और उसके बाद वो जल्दी से अपने रूम में आकर दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड थोंग के साथ बैठी हुई होती है। थोंग उससे पूछने लग जाती है, इसके बाद तुम लोगों के बीच में क्या हुआ? निंग को तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है, लेकिन बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करने के बाद वो बता देती है, उसके बाद हम दोनों अपने रूम में चले गए थे। ये सुनकर थोंग को तो गुस्सा आ जाता है, मैं ही पागल थी जो मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है और उसे अपनी फ्रेंड की बात याद आती है। उसकी फ्रेंड ने उसे कहा था, डॉक्टर जियांग नंबर 1 डॉक्टर हैं। तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला है। अगर लोगों को इस बारे में पता चल जाए तो सब लोग तुमसे जेलस होंगे। ये सब याद कर वो सोच रही होती है, मैं डॉक्टर जियांग के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ। तभी वो देखती है डॉक्टर जियांग के पास एक लड़की खड़ी हुई है। वो पास में खड़ी हुई नर्स की बातें सुनती है, जो बोल रही होती है ये मिस मिंग है, जो डॉक्टर जियांग के लिए ही वहाँ पर आती है। हॉस्पिटल का डीन उसका अंकल है और ऊपर से वो सुंदर भी है, इसलिए वो डॉक्टर जियांग के लिए एकदम परफेक्ट है। तभी उसे उसकी मोम की कॉल आ जाती है, तुमने अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया है, जरा उसे मिलाने के लिए घर लेकर आ जाओ। वो हाँ बोल देती है। तभी उसके स्टेप डैड उसकी मोम के पास आकर बैठ जाते हैं। उसकी मोम जल्दबाजी में फोन रखने वाली थी, लेकिन फोन कटता नहीं है, तो निंग उन दोनों की बातें सुनने लग जाती है। स्टेप डैड बोलने लग जाते हैं, अगर उसका बॉयफ्रेंड उसको 88,000 युआन नहीं देगा तो मैं कभी भी उसकी शादी उससे नहीं होने दूंगा। तो मोम अपने पति से लड़ाई करने लग जाती है। ये देखकर निंग कॉल कट कर देती है, जिसके बाद वो डॉक्टर जियांग की तरफ देखती है और डॉक्टर जियांग भी उसकी तरफ देखता है, लेकिन वो जल्दी से पीछे हो जाती है। डॉक्टर जियांग मिस मिंग से एक्सक्यूज कर वहाँ से चला जाता है। मिस मिंग भी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन जूनियर उसे रोक लेता है और बोलता है, मेरे प्रोफेसर ने PhD कर रखी है, तुम उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो। अगर तुम मेरे प्रोफेसर से शादी करना चाहती हो ना, तो पहले तुम्हें MPhil करना होगा और उसके बाद PhD। क्या तुम ये सब कुछ कर सकती हो? उसके बाद ही तुम डॉक्टर जियांग के पीछे जाना। ये सारी बातें निंग ने भी सुन ली होती है और वो सोच रही होती है, अब तो मैं मिस्टर जियांग के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। इसके बाद जूनियर डॉक्टर जियांग के पास आता है और उसे सब कुछ बताने लग जाता है, जो कुछ भी उसने मिस मिंग को बोला होता है, और खुश होने लग जाता है। अब वो आपका पीछा छोड़ देगी और पढ़ाई में लग जाएगी। और वो डॉक्टर जियांग को बताता है, मैंने निंग को वहाँ पर देखा था। ये सुनकर डॉक्टर जियांग सोचने लग जाता है, इसका मतलब मैंने सच में निंग को वहाँ देखा था। लेकिन तभी जूनियर बोलता है, अगर निंग मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ये सुनकर जियांग गुस्से से उसकी तरफ फाइल फेंकता है और बोलता है, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम बेचारे पेशेंट्स का टाइम वेस्ट मत करो और जाकर अपने काम पर लग जाओ। ये बोलकर वो खुद तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जूनियर सोचने लग जाता है, आखिरकार अब डॉक्टर जियांग को क्या हो गया। लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर करके सोचने लग जाता है, निंग ना सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसके बाद डॉक्टर जियांग उस वार्ड में आ जाता है जहाँ पर
निंग का स्टूडेंट होता है। वो देखता है कि निंग भी वहाँ पर खड़ी हुई है। पास खड़ा हुआ डॉक्टर बोल रहा होता है, तुम ना बहुत ही अच्छी टीचर हो, जो कि अपने स्टूडेंट के लिए इतनी ज्यादा परेशान हो रही है कि हर रोज उसका पता करने के लिए आती हो। जियांग सोचने लग जाता है, भला मैं यहाँ पर क्यों आ गया, और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है उस स्टूडेंट की तबीयत खराब होने लगी है। जैसे ही वो उस लड़के को आकर चेक करता है तो पता चलता है उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो जल्दी से सर्जरी करने के लिए बोलता है। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर जियांग जैसे ही बाहर आता है तो निंग उससे पूछने लग जाती है, अब वो बच्चा कैसा है। डॉक्टर जियांग बताता है, तुम्हारे स्टूडेंट के सर पर जो चोट लगी थी उस वजह से उसके ब्रेन में ब्लड के क्लॉट बन गए थे। उसके बारे में पहले पता नहीं लगा क्योंकि पहले वो बहुत ही ज्यादा माइनर थे, लेकिन अब वो रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी, वरना वो मर भी सकता है। वो दोनों अभी यही सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर वैंग हाथ में एक चाकू लेकर वहाँ पर आ जाता है और डॉक्टर जियांग को बोलता है, तुम पैसे के लिए झूठ बोल रहे हो ना कि मेरे बेटे के ब्रेन में ब्लड क्लॉट है। तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो ना, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सभी डॉक्टर उसे रोकते हुए बोलने लग जाते हैं, डॉक्टर जियांग इस हॉस्पिटल के सबसे ज्यादा टैलेंटेड डॉक्टर हैं, वो भला झूठ क्यों बोलेंगे, वो उसको सर्जरी करने दे, उनका बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन मिस्टर वैंग उनकी बात नहीं सुनते और डॉक्टर जियांग पर हमला करता है, लेकिन निंग बीच में आ जाती है, इसकी वजह से वो नाइफ उसे लग जाता है। दूसरे डॉक्टर जल्दी से मिस्टर वैंग को पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाते हैं। तभी जूनियर भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, मैंने सर्जरी डिपार्टमेंट में सबको बता दिया, डॉक्टर जल्दी वहाँ पर आकर उसकी सर्जरी कर देंगे। लेकिन वो गुस्से में बोलने लग जाता है, मैं खुद ही इसकी सर्जरी करूँगा। ये सुनकर वो तो शॉक हो जाता है क्योंकि जियांग ने अपने पेशेंट के अलावा कभी किसी और पेशेंट की सर्जरी नहीं की थी। नर्स दोबारा से उससे पूछती है तो वो गुस्से में बोलता है, क्या एक बारी में आपको समझ नहीं आता, मैं खुद ही ये सर्जरी करूँगा। इसके बाद हमें निंग को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई होती है। जैसे ही उसे होश आता है तो जूनियर उसके पास आकर बोलता है, क्या तुम्हें याद है जो थोड़ी देर पहले हुआ था। तभी डॉक्टर जियांग भी वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है, तुम किसी की जान को बचाने के लिए इस तरीके से सामने नहीं आ सकती हो, क्या तुम खुद मरना चाहती हो। निंग कोई जवाब नहीं देती तो जूनियर बोलता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, प्रोफेसर ऊपर से सख्त है लेकिन वो दिल के बुरे नहीं हैं। इवन आपकी सर्जरी भी उन्होंने खुद ही की है, जबकि वो अपने पेशेंट के अलावा कभी किसी और की सर्जरी नहीं करते हैं। इवन लोग तो उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी तरस जाते हैं। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुमने हम सब पर बहुत ही ज्यादा एहसान किया है, अगर डॉक्टर जियांग के हाथ को कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या होता। एक डॉक्टर के लिए उसका हाथ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अगर डॉक्टर जियांग के हाथ को कुछ होता तो हमारे हॉस्पिटल का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता, इसलिए अब से तुम हमारी हीरो हो। ये सब देखकर डॉक्टर जियांग तो बहुत ही ज्यादा जल भुन रहा होता है और वो गुस्से से जूनियर को बोलता है, क्या तुम्हारे पास करने के लिए और कोई काम नहीं है। जूनियर बोलता है, मैं यहाँ पर पेशेंट को चेक करने के लिए ही तो आया था। लेकिन डॉक्टर जियांग गुस्से से उसे वहाँ से भेज देता है, तुम जाकर कोई और दूसरा काम करो, मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है तुम यहाँ पर कौन सा चेकअप कर रहे हो। ये सुनकर जूनियर तो अपना मुंह बना लेता है और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर जियांग उसे बोलता है, चलो मैं तुम्हारी बैंडेज चेंज कर देता हूँ। वो बोलती है, क्या मुझे अपनी शर्ट नीचे करनी होगी। डॉक्टर जियांग देखता है कि वो नर्वस हो रही है, इसलिए उसे बोलता है, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये एक हॉस्पिटल है और तुम एक पेशेंट हो, और वैसे भी हम दोनों लीगली कपल हैं, इसलिए तुम्हें इस बात पर नर्वस नहीं होना चाहिए। निंग उसकी बात सुनने के बाद अपनी शर्ट थोड़ी सी नीचे कर देती है और वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लग जाता है और उससे पूछने लग जाता है, तुम मुझे बचाने के लिए मेरे आगे क्यों आ गई थी। वो बोलती है, मैं खुद एक डॉक्टर नहीं हूँ, पर मुझे मालूम है एक डॉक्टर के लिए उसके हाथ कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं अपनी वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकती थी। तभी मिंग वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो। निंग उसे देखकर जल्दी से अपनी शर्ट को सही करने लग जाती है। डॉक्टर जियांग गुस्से से बोलने लग जाता है, तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, और तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी। मिस मिंग बोलने लग जाती है, तुम दोनों का क्या रिश्ता है और तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो। निंग बात को संभालने के लिए बोल देती है कि तुम मेरे स्टूडेंट के पेरेंट्स से डील कैसे करोगे, वो मेरा स्टूडेंट है इसलिए वो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअली मैं निंग नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से डॉक्टर जियांग को कोई भी प्रॉब्लम हो। उसकी बात सुनकर मिस मिंग सोचने लग जाती है, ये तो उस लड़के की टीचर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं तो कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही थी।
और डॉक्टर जियांग को बोलती है मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ, चलो मेरे साथ चलो। लेकिन डॉक्टर जियांग निंग के पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है मेरी वाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी वाइफ के साथ ही रहूंगा और तुम अभी यहाँ पर पेशेंट का दिमाग खराब कर रही हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। लेकिन मिस मिंग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। किसी को भी हॉस्पिटल में नहीं पता कि तुमने शादी कर ली है, जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन डॉक्टर जियांग बोलते हैं ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं इस बारे में किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझता। तो वो बोलती है ठीक है, मैं गिव अप नहीं करूंगी, ये बोलकर चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ पर जूनियर आ जाता है। उन दोनों को साथ में देखकर वो रोने की एक्टिंग करने लग जाता है और बोलता है जिस टीचर को मैंने पसंद किया था वो तो मेरे टीचर की वाइफ निकली। निंग तो उसकी बात सुनकर स्माइल करने लग जाती है। डॉक्टर जियांग जूनियर को वहाँ से बाहर निकाल देता है, उसे आराम करने दो। इधर मिंग हॉस्पिटल के डीन यानी कि अपने अंकल के पास आ जाती है और रोते हुए बोलने लग जाती है डॉक्टर जियांग ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर डॉक्टर जियांग की शादी मुझसे हो जाती है तो हमारी फैमिली को कितना ज्यादा फायदा होगा। वो कितना अच्छा डॉक्टर है, वो एक ऑर्डिनरी टीचर से शादी कर अपना टैलेंट बर्बाद नहीं कर सकता। अंकल को भी उसकी बात ठीक लगती है। तुम अभी के लिए चली जाओ, मैं डॉक्टर जियांग से बात करूँगा। इधर डॉक्टर जियांग निंग को सूप पिला रहा होता है। निंग उससे पूछती है तुमने हमारी शादी के बारे में सबको बता दिया, फ्यूचर में तुम्हें मुश्किल हो सकती है। डॉक्टर जियांग बोलता है मैंने तुम्हें फ्यूचर में होने वाले ट्रबल से बचाने के लिए ही ये सब कुछ किया है। निंग सोच रही होती है मुझे तो लगा ये मुझे पसंद करता है। डॉक्टर जियांग वहाँ से बाहर आता है और नर्स से एक पेशेंट के बारे में पूछने लग जाता है। तभी वहाँ पर जूनियर भागा हुआ आता है और बोलता है एक एक्सीडेंट का केस आया था, उसके ब्रेन पर चोट लगी है, उसकी सर्जरी के लिए आपको जाना होगा। वो जैसे ही सर्जरी के लिए जाने लगता है तभी वहाँ पर डीन आ जाता है। डीन उसे बोलता है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में और भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और आज के बाद तुम सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते हो। जूनियर डीन से पूछता आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि आपको मालूम है डॉक्टर जियांग इस हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर हैं। डीन उसे चुप होने के लिए बोलता है। डॉक्टर जियांग बोलता है क्या मैंने कोई रूल तोड़ा है जिसकी वजह से आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। डीन बोलता है मैं यहाँ पर सीनियर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, लेकिन अगर तुम मिंग से शादी कर लेते हो तो तुम मेरी डीन की पोजीशन भी आसानी से हासिल कर सकते हो। डॉक्टर जियांग बोलता है मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं अपनी मेहनत से हासिल कर सकता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मिस मिंग अपने अंकल से आकर पूछने लग जाती है क्या जियांग अब आपकी बात मानेगा। डीन बोलता है अभी ये ना बहुत ज्यादा उड़ रहा है, पर जैसे ही जमीन पर आएगा ना तो सीधा मेरे पास वापस आएगा। इधर डॉक्टर जियांग हॉस्पिटल के बाहर अपनी मोम के पास आ जाता है। उसकी मोम बोलती है मुझे पता लगा निंग को चोट लगी है, इसलिए मैं उसे देखने के लिए आई थी। आखिरकार तुम कैसे पति हो जो अपनी वाइफ का ख्याल भी नहीं रख सकते हो। वो बोलता है मॉम आप चिंता मत करें, मैं उसका ध्यान रखूंगा। मॉम बोलती है निंग जैसी दूसरी वाइफ तुम्हें मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए तुम उसका ध्यान रखो। और मुझे पता चला है हॉस्पिटल में डीन ने तुम्हारे साथ क्या किया है, अगर तुम चाहो तो मैं उस डीन को हॉस्पिटल से निकलवा सकती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे फादर चाहते हैं कि तुम डॉक्टर की जॉब छोड़कर उनका बिजनेस ज्वाइन कर लो। वो बोलता है मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, और वैसे भी डॉक्टर बनना मेरा ड्रीम था, इसलिए मैं बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। मॉम बोलती है तुम दोनों बाप बेटे के बीच में मैं तो पिस कर रह गई हूँ, तुम दोनों को जो करना है वो करो। और वो फूलों का गुलदस्ता निकालकर अपने बेटे को दे देती है। तुमने अभी तक मेरी बहू को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया है, तुम्हें अपने डैड से ही कुछ सीख लेना चाहिए। वो हर रोज मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आते थे, जाकर ये फ्लावर्स तुम निंग को दे दो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ पर जूनियर आ जाता है और पूछता है वो लेडी कौन थी और आपको फूल क्यों देकर गई हैं? देखने में तो वो बहुत ही ज्यादा रिच लग रही थी। डॉक्टर जियांग झूठ बोल देता है, वो पेशेंट की फैमिली में से थी और मुझको थैंक्स बोल कर गई है। तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया था। वो बोलता है मैंने मिस मिंग को निंग के रूम की तरफ जाते हुए देखा है। ये सुनकर डॉक्टर जियांग फूलों का गुलदस्ता उसे पकड़ा देता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। इधर मिस मिंग निंग को पैसों का एक कार्ड देती है और बोलती है तुम डॉक्टर जियांग की जिंदगी से दूर चली जाओ, मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता लगवाया है, तुम डॉक्टर जियांग के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। निंग बोलती है ये मेरा पर्सनल मैटर है और तुम होती कौन हो एक पति पत्नी के बीच में बोलने वाली, और तुम्हारे कहने पर मैं डॉक्टर जियांग को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर मिस मिंग को तो गुस्सा आ जाता है। ये सुनकर मिंग को गुस्सा आ जाता है और वो निंग को चाटा धर देती है। इवन वो दोबारा उसे चाटा लगाने वाली थी, लेकिन तभी डॉक्टर जियांग आकर उसे रोक लेता है,
जैसे ही वो देखता है निंग को चाटा पड़ा है तो वो बोलता है तुम्हें भी मिंग को एक चाटा लगाना है। निंग ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डॉक्टर जियांग बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे लिए स्टैंड लेना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति तुम्हें डिफेंड कर सकता है और कोई भी एरा गेरा तुम्हें ऐसे बुली नहीं कर सकता। जिसके बाद वो निंग का हाथ पकड़ता है और मिस मिंग को थप्पड़ मार देता है। साथ ही वो उसे वार्न भी करता है, अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कुछ कोशिश की ना तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहाँ पर बहुत सारे नर्सेस भी इकट्ठा हो रखी होती हैं। डॉक्टर जियांग देखता है ये सब लोग उनका तमाशा देख रहे हैं। गुस्से से बोलने लग जाता है, क्या तुम लोगों के पास करने के लिए और कोई काम नहीं है? उसे गुस्से में देखने के बाद सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जूनियर डॉक्टर जियांग को गुस्से में देखकर बोलता है, हाँ मेरे पास बहुत सारे काम है करने को, इसलिए वो वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी उसे फूलों की याद आ जाती है और वो वापस आकर वो फूलों का गुलदस्ता निंग को पकड़ा देता है। निंग पूछने लग जाती है ये फ्लावर्स किसके हैं? इससे पहले डॉक्टर जियांग कुछ बोल पाता, उससे पहले जूनियर ही बता देता है कि डॉक्टर जियांग को ये फ्लावर्स उनके पेशेंट ने दिए थे। ये सुनकर डॉक्टर जियांग को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जूनियर तो उससे पूछने लग जाता है क्या आप दोनों की सच में शादी हो गई है? डॉक्टर जियांग बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आया? ये सुनकर जूनियर तो एक्टिंग करने लग जाता है, हाँ मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने अपनी ही मास्टर की वाइफ को पसंद कर लिया था। मुझे समझ आ गया आप मुझ पर गुस्सा क्यों करते थे, मुझे तो मर जाना चाहिए। वैसे कहीं आप मुझे सच में जान से तो नहीं मार देंगे? निंग तो उनकी हरकतें देखकर स्माइल की जा रही होती है। जूनियर बोलता है आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें, मुझे कुछ काम है, और वहाँ से भाग जाता है। उसके जाते ही डॉक्टर निंग के करीब आ जाता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता, जूनियर को फिर से कुछ याद आ जाता है, इसलिए वो वापस से रूम में आ जाता है। इस बार तो डॉक्टर जियांग का पारा और भी ज्यादा तेज हो जाता है। वो निंग को बोलता है आज तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगी, उसके बाद हम दोनों साथ में घर जाएंगे। उसके बाद वो जूनियर को पकड़कर बाहर लेकर आ जाता है। जूनियर उसे बोलता है मैंने कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ सुना है, और बोलता है डीन ने आपको सेमिनार अटेंड करने से मना कर दिया है। मुझे तो लग रहा है वो जानबूझकर आपको टारगेट कर रहे हैं। डॉक्टर जियांग स्माइल कर कर बोलता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो मीटिंग बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती थी। जूनियर बोलता है मैं समझ गया, इस तरीके से आप बिजी नहीं रहोगे और अपनी वाइफ के साथ टाइम भी स्पेंड कर पाओगे। नेक्स्ट सीन में निंग हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठी हुई होती है। वो सोच रही होती है मैं अकेले ही घर चली जाऊंगी, इस बात के लिए मुझे डॉक्टर जियांग को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये सोचकर वो डॉक्टर जियांग को मैसेज करती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर जूनियर जैसे ही डॉक्टर जियांग के रूम में आ जाता है वो पूछता है आप अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा आज आप अपनी वाइफ के साथ चले गए होंगे। डॉक्टर जियांग पूछते हैं निंग कहाँ पर है? वो बोलता है उसको तो बस स्टॉप पर मैंने जाते हुए देखा था। ये सुनकर जल्दी से वो अपना सामान उठाता है और बाहर की तरफ भाग जाता है, लेकिन बस स्टॉप पर निंग को तो फैंग मिल जाता है। फैंग उसे अकेला देखकर उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर जियांग आ जाता है और उसे एक तमाचा लगा देता है। फैंग बोलता है आप इसकी बातों में मत आओ, ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वैसे भी इसकी शादी हो गई है, ये आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, मैं आपके लिए इसे अच्छा मजा चखाऊंगा। डॉक्टर जियांग उसे ही धक्का मार देता है और बताता है ये मेरी वाइफ है और आज के बाद अगर तुम इसके आसपास भी भटके ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो निंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। गाड़ी में निंग उसकी तरफ देखकर खुश हो रही होती है। मुझे तो मालूम ही नहीं था डॉक्टर जियांग की ऐसी भी साइड हो सकती है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। तभी निंग को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। वो उसे रोते हुए बता रही होती है तुम्हारे डैड ने जिन लोगों से पैसे लिए थे वो लोग घर पर आ गए हैं और हमसे पैसे वापस मांग रहे हैं। ये सुनकर वो डॉक्टर जियांग को बोलती है क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ सकते हैं? जिसके बाद डॉक्टर जियांग उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उसके साथ जाने लगता है तो निंग उसे रोक देती है और बोलती है मैं अकेली ही चली जाऊंगी। एक्चुअली में वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से डॉक्टर जियांग किसी भी ट्रबल में फंसे। डॉक्टर जियांग तो सोचने लग जाता है क्या ये नहीं चाहती कि मैं इसके घर जाऊं? जैसे ही निंग अपने घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कुछ गुंडे उसकी मदर को डरा रहे हैं। अंदर आने के बाद उसे पता चलता है उसके स्टेप डैड कार्ड्स खेलते थे और 2 लाख युआन उन्हें वापस करने हैं। तो वो गुस्से से अपने स्टेप डैड को बुलाने लग जाती है, लेकिन स्टेप डैड तो वहाँ पर नहीं होते। वो गैंगस्टर उससे बोलने लग जाते हैं अगर तुम पैसे वापस नहीं दे सकती हो
तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। जैसे भी तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। वो आगे बढ़कर उसके साथ मिसबिहेव करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसका भाई चैन आ जाता है। हम लोग तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे, बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दो। और फिर वो निंग पर गुस्सा करने लग जाता है, ये हमारी फैमिली का मैटर है, तुम हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर ना करो। निंग बोलती है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ। चैन बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता। लेकिन वो गुंडा बोलता है, हम यहाँ पर तुम लोगों की बकवास सुनने के लिए नहीं आए, या तो अभी की अभी हमारे पैसे वापस दो या फिर इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। इससे पहले कि वो दोबारा से उसे हिट कर पाते, तभी वहाँ पर डॉक्टर जियांग आ जाता है। उसने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है, इवन उसने पुलिस को कॉल भी कर दी थी। ये सब देखने के बाद वो गुंडे तो वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आकर उन लोगों से सारी बात कंफर्म कर रहा होता है। स्टेटमेंट लेने के बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। निंग की मॉम उससे डॉक्टर जियांग के बारे में पूछने लग जाती है, ये कौन है? डॉक्टर जियांग बोलता है, मैं निंग का पति हूँ। ये सुनकर मॉम बोलती है, तुमने इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया? ये सुनकर चैन हंसने लग जाता है और अपनी बहन को बोलता है, पहले भी तुमने किसी से शादी करने के लिए पैसे मांगे थे, इस बार तुमने खुद को कितने में बेचा है? ये सुनकर निंग अपने भाई को चाटा लगा देती है, ये तुम्हारे जीजू है, जरा रिस्पेक्ट से बात करो। चैन भी गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है। निंग की मॉम बोलती है, यह भी बच्चा है, इसलिए तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। निंग बोलती है, लेकिन अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया। उसके बाद वो डॉक्टर जियांग को वहाँ से लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में उसने बहुत ही ज्यादा पी रखी होती है। डॉक्टर जियांग भी उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ड्रिंक करना उसके लिए ज्यादा अच्छा नहीं था। वो डॉक्टर जियांग को बोलने लग जाती है, मैंने सोचा था तुमसे शादी करने के बाद मैं अपने घर से बाहर निकल सकती हूँ, आजाद हो सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अभी भी उस पिंजरे में कैद हूँ। मैं इन सब से भाग नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ। ये बोलकर वो डॉक्टर जियांग को किस कर देती है। अगले दिन जैसे ही नींद उठती है तो वो रात का सीन याद कर बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील कर रही होती है। उसके बाद वो उठकर बाहर आती है, लेकिन डॉक्टर जियांग घर पर नहीं होता। ये देखकर वो खुश हो जाती है, शुक्र है मुझे उसे फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो देखती है डॉक्टर जियांग उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर गया है, और साथ ही उसने उसके लिए नोट भी छोड़ा था जिस पर लिखा हुआ था, तुम ब्रेकफास्ट कर लेना, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी उसे मिस मिंग की कॉल आ जाती है, जिसके बाद वो उसे मिलने के लिए जाती है। मिस मिंग उसे बोलती है, तुम्हारी वजह से ही डॉक्टर जियांग को जॉब में दिक्कतें आ रही हैं। अगर तुम उसके कैरियर के बीच में नहीं आना चाहती हो तो तुम उसे छोड़कर चली जाओ। जैसे ही वो बाहर आती है तो हॉस्पिटल में कॉल कर बोलती है, मैं डॉक्टर जियांग के साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहती हूँ। लेकिन नर्स उसे बताती है, इस वक्त डॉक्टर जियांग किसी भी पेशेंट को चेक नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर वो गिल्टी फील करने लग जाती है। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। वो उसे बताने लग जाती है, डॉक्टर जियांग ने हमारा सारा कर्जा चुका दिया है। इसके बाद वो डॉक्टर जियांग को कॉल करती है, लेकिन कॉल मिस मिंग उठाती है और बोलने लग जाती है, डॉक्टर जियांग शावर ले रहे हैं। ये सुनकर वो जल्दी से कॉल कट कर देती है। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर जियांग जो कि मीटिंग में होता है, मिस मिंग बाहर उसका फोन पकड़कर खड़ी हुई होती है। जैसे ही वो बाहर आता है, मिस मिंग से पूछता है, मेरा फोन तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? और जैसे ही वो देखता है निंग की कॉल उसे आई थी, तो वो मिस मिंग से पूछने लग जाता है, तुमने उसे क्या कहा है? मिस मिंग बोलती है, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। बाद डॉक्टर जियांग अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल उठाती नहीं है। उसके बाद वो जूनियर को बोलता है, मैं सेमिनार अटेंड नहीं करूंगा, मैं वापस जाना चाहता हूँ। और वो उसी वक्त वापस आ जाता है। वो निंग के पास आता है जो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुकी होती है। उसके पास थोंग और उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। डॉक्टर जियांग बोलता है, मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। थोंग बोलती है, मेरी फ्रेंड को हर्ट करने के बाद अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? डॉक्टर जियांग उसे सारी बातें एक्सप्लेन करने लग जाता है कि क्या हुआ था। थोंग बोलती है, तुम निंग से ही पूछ लो, अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद डॉक्टर जियांग निंग को साइड में लेकर आ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? निंग बोलती है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो तुम मेरी डार्क लाइफ में लाइट की तरह आए थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मुझे मालूम है कि तुम मुझे नहीं मिल सकते। लेकिन डॉक्टर जियांग उसे हक कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। उसके बाद वो थोंग को शुक्रिया अदा करता है, मैं तुम्हारी फ्रेंड को घर जाकर सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद वो निंग को लेकर घर चला जाता है। मिस मंगू ने देखकर गुस्सा करने लग जाती है, इस लड़की में ऐसा क्या है जो डॉक्टर जियांग की रात में उसके लिए वापिस आ गया। अगले दिन जैसे ही निंग को होश आता है, वो सोचने लग जाती है, क्या ड्रिंक करने के बाद कल रात में डॉक्टर जियांग के रूम में आ गई थी? लास्ट टाइम मैंने उसे किस कर दी थी और इस बार तो सीधा मैं उसके रूम में घुस आई।
तभी डॉक्टर जियांग आकर बोलता है, तुमने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं तुम्हें घर लेकर आ गया। और उसे वो उस कॉल के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाता है, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं नहीं चाहता तुम उस वजह से सैड हो। और उसे बैक हक कर लेता है, लेकिन वो तो जल्दी से खुद को छुड़ाकर बाहर आ जाती है। जैसे ही वो नीचे आती है, वो देखती है उसकी मदर इन लॉ किसी आंट से बात कर रही है। वो आंट बोलती है, आपका ग्रैंडसन कब आएगा, और आपके पोता ही होना चाहिए क्योंकि बेटियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। लेकिन जियांग की मॉम तो उन आंटी पे गुस्सा करने लग जाती है, अगर मेरी पोती भी हुई तो मैं उसे भी उतना ही प्यार करूंगी। इसके बाद वो निंग के पास आ जाती है और उसे बोलती है, मैं घर पर बोर हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई और कुछ दिन मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। निंग भी ये देखकर खुश हो जाती है और उन्हें ऊपर लेकर आ जाती है। लेकिन जैसे ही जियांग की मॉम देखती है कि स्टडी रूम में एक बेड पड़ा हुआ है, तो वो अपने बेटे से पूछने लग जाती है, क्या तुम दोनों अलग अलग सोते हो। लेकिन निंग बहाना बना देती है, रात को कभी कभी डॉक्टर जियांग जब घर लेट आते थे तो मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए डॉक्टर जियांग स्टडी रूम में ही सो जाते हैं। ये सुनकर मोम शांत हो जाती है। मोम वहीं पर रुकने वाली थी इसलिए इन दोनों को अब एक ही रूम में सोना था। वो दोनों रूम में आते हैं। निंग उस ड्रेस को देखने लग जाती है जो उसकी सासू मोम ने रखी होती है, लेकिन वो ड्रेस कुछ ज्यादा ही छोटा था और जियांग से उस ड्रेस को छुपाने के चक्कर में गलती से वो उसी ड्रेस को वॉशरूम में लेकर चली जाती है, जिसके बाद उसे वही ड्रेस पहनकर बाहर आना पड़ता है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। इसके बाद ये दोनों ही बेड पर लेट जाते हैं। वो जियांग से पूछती है, क्या मेरे स्टेप फादर का सारा कर्जा तुमने ही पे किया है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। और बोलता है, क्या मेरी वजह से तुम्हें सर्जरी डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया है। वो बोलता है, मेरा ड्रीम कभी भी सर्जरी परफॉर्म करना था ही नहीं, मैं तो लेबोरेटरी में काम करना चाहता था ताकि न्यू पेशेंट्स के लिए नए नए क्योर ढूंढ सकूं। अगर मैं उसमें 0.1% भी सक्सेस हो जाऊं तो किसी पेशेंट को जीने की होप दे सकता हूं। ये सुनकर निक बोलती है, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। नेक्स्ट डे वो अपने भाई से मिलने के लिए आती है। चैन उसे एक कार्ड देता है, उस कार्ड में 2 लाख रुपए होते हैं। वो बोलता है, तुम ये पैसे अपने पति को वापस कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने हस्बैंड के सामने कभी भी पैसों की वजह से एम्बेरस हो। ये पैसे मेरे स्कॉलरशिप के हैं। और वो अपनी बहन से माफी मांगने लग जाता है। बचपन में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बचपन में कैसे चैन उस पर इल्जाम लगाकर उसे स्टेप डैड से डांट खुलवाता था। चैन बोलता है, मुझे लगा बचपन में ये सब कुछ एक मस्ती है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है वो बिल्कुल भी फनी नहीं था। निंग बोलती है, अब तो तुम बड़े हो गए हो। चैन बोलता है, क्या तुम डॉक्टर जियांग को पसंद करती हो। लेकिन वो बोलती है कि मैं उसे पसंद नहीं करती। ये सुनने के बाद चैन डॉक्टर जियांग को मैसेज कर देता है कि मेरी बहन तुम्हें पसंद नहीं करती है। तभी निंग डॉक्टर जियांग के लिए लंच लेकर आ जाती है तो डॉक्टर जियांग उससे इस बारे में पूछने लग जाता है। निंग बोलती है, वो तो मैंने अपने भाई को ऐसे ही बोल दिया था, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इससे पहले डॉक्टर जियांग उसे कुछ बोल पाता, वहाँ पर जूनियर टपक जाता है। वो बताता है, हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन हुई थी, डीन ने आपके साथ जो कुछ भी किया था उस वजह से उन्हें यहाँ से फायर कर दिया गया है और डॉक्टर जियांग आप वापस से अपनी पोजीशन हासिल कर सकते हो। ये सुनकर निंग तो खुशी की मारी डॉक्टर जियांग को हक कर लेती है, लेकिन जैसे ही उसे फील होता है तो वो भाग जाती है और बाहर आकर सोचने लग जाती है, ये मैंने क्या कर दिया। तभी एक आदमी उसे बेहोश कर वहाँ से ले जाता है। डॉक्टर जियांग को दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठकर एक रिंग को देख रहा होता है। सोच रहा होता है क्या ये रिंग निंग को पसंद आएगी। तभी उसे उसकी मोम की कॉल आ जाती है। उसे पूछने लग जाती है, क्या निंग तुम्हारे पास है। वो बोलता है, वो तो घर चली गई थी ना। मोम बोलती है, लेकिन वो तो घर वापस ही नहीं आई। ये सुनकर डॉक्टर जियांग झूठ बोल देता है, वो मेरे साथ ऑफिस में ही थी, मैं भूल गया था। इधर निंग को जैसे ही होश आता है तो मिस मिंग उसके सामने बैठी हुई होती है। मिंग उससे पूछती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मिस मिंग वहाँ पर 2 आदमियों को बुला लेती है और बोलती है, मैं भी देखती हूँ जब जियांग तुम्हें इन दोनों आदमियों के साथ देखेगा तो तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करता है। लेकिन तभी डॉक्टर जियांग वहाँ पर आ जाता है। मिस मिंग नाइफ उठाकर निंग की गर्दन पर रख देती है और उसे पूछने लग जाती है, तुम मुझे प्यार क्यों नहीं करते। जियांग मौका देखकर उसके हाथ से चाकू गिरा देता है और निंग को अपने पास खींच लेता है और उन दोनों आदमियों को घूरने लग जाता है। वो लोग तो डर की मारी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो निंग को घर लेकर आ जाता है। घर आने के बाद वो निंग को प्रपोज करता है, मैंने हमेशा तुम्हें ही पसंद किया है। ये सुनकर निंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। बाद 1 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर जियांग निंग को हॉस्पिटल लेकर आता है। वो डॉक्टर को बोलता है, मेरी वाइफ को चेक करो।
मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम तो खुद ही इतने बड़े डॉक्टर हो, क्या तुम अपनी वाइफ को भी चेक नहीं कर सकते हो? वो बोलता है, मैंने चेक किया था पर मुझे पूरी तरीके से प्रॉब्लम समझ नहीं आई। उसकी बात सुनने के बाद डॉक्टर निंग को चेक करता है और बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों डॉक्टर को थैंक्स बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर कंफ्यूज होकर बोलने लग जाता है, क्या ये दोनों मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आए थे? क्या वो अपनी वाइफ को चेक नहीं कर सकता था? लगता है शादी हो गई है इसलिए वो एक पति की तरह रिएक्ट कर रहा है। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।